भूतल, प्रथम तल या अनुवर्ती तलों पर संलग्न भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा, प्रकाश एवं संपादन एवं गोपनीयता पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब उस अधिकारी को ये भी देखना है कि जो समनीय भाग है वो बेसमेंट में ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ समन नहीं किया जा सकता, मतलब कोई गाड़ी आ रही है या पानी नीचे से निकल के आ गया, ग्राउंड वाटर लेवल ऊंचा है, ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है तो अगर कैलकुलेशन से समनीय भी है तो वो मना कर सकता है, ये मतलब उसका हुआ। इसी तरह अनुवर्ती तलों पर भी, भूतल के ऊपर, भूतल, प्रथम तल और अन्य तलों पर भी उसका विवेक काम करता है कि अगर कोई ऐसी बाधा आ रही है जिससे समन करने में पड़ोसी को कोई दिक्कत हो सकती है, किसी की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है या लाइट एंड वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, तो अधिकारी समन करने से भी मना कर सकता है उस भाग में भी जहाँ समन किए जाने की कैलकुलेशन के अनुसार या उसकी लोकेशन के हिसाब से समनी पोजीशन बनती है, इन परिस्थितियों में वो मना कर सकता है। अगला बिंदु है, क्या बेसमेंट का निर्माण अनुबंध सीमा से अधिक किया गया है, यदि हाँ तो संलग्न संपत्तियों एवं विद्यमान अवस्थापना सुविधाओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब जितना बेसमेंट पास हुआ था बिल्डिंग वाले के अनुसार उससे अगर अधिक निर्माण कर लिया है तो उस अधिक निर्माण से बगल की संपत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखकर भी विचार किया जाएगा कि उसकी भले वो समनीय सीमा के अंतर्गत हो तब भी वो समन करना है या नहीं करना है। मतलब क्या हुआ कि बगल की संपत्ति, जैसे ये प्लॉट है, यहाँ तक बिल्डिंग की लाइन है, इसके बाद सेटबैक है, अगर बेसमेंट उसने सेटबैक लाइन तक बना लिया है तो बगल वाला जब अपना प्लॉट खोलेगा तो डैमेज हो जाएगा। जब ये वहां तक पहले से बिल्डिंग बगल की बनी हुई है, ये वहां तक बेसमेंट बनाने के लिए जब नीचे खोदेगा तो बगल की संपत्ति डैमेज हो सकती है, उसकी संरचना को जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी है वो प्रभावित हो सकती है। अगर ऐसा लगता है तो समन करने वाले अधिकारी उस पर प्रार्थना पत्र को उसको निरस्त कर सकते हैं, समन नहीं करेंगे, भले ही कैलकुलेशन के हिसाब से समन करने योग्य सीमा में आता हो गया और रिटायर हो गया, अब आपके पास फाइल आई है तो आपको ये देखना है कि पुराने अधिकारी ने जिस कारण से वो निरस्त किया था वो कारण आज भी मौजूद है या वो कारण हट गया है। अगर पुराना कारण मौजूद है तो आप उसको नए प्रार्थना पत्र पर समन नहीं कर सकते, पुराने अधिकारी का कारण समाप्त नहीं हो सकता। ये देखना पड़ेगा क्यों पहले उसने निरस्त किया था। क्या निर्माण बिल्डिंग लाइन के प्रतिकूल है या यहाँ तो उसका क्या प्रभाव है। अभी जैसे बिल्डिंग लाइन की बात कर रहे थे, जो फ्रंट सेटबैक की लाइन है वो बिल्डिंग लाइन कहलाती है सारे प्लॉट्स पे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब बिल्डिंग लाइन के बाद समनीय सीमा है, समनीय सीमा ही बिल्डिंग लाइन कहलाती है कंपाउंड केस में, मतलब वो बिल्डिंग लाइन सीमा ही मानी जाएगी। उस बिल्डिंग लाइन सीमा के आगे अगर समन करने की कोई बात आ रही है, क्षेत्रफल के हिसाब से ऐसा प्रोविजन है, तो उस केस में अधिकारी निर्णय ले सकता है कि बिल्डिंग लाइन डिस्टर्ब हो रही है, हम समन नहीं करेंगे, भले वो समन करने जो क्षेत्रफल में आता है। फ्रंट बिल्डिंग लाइन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ये मतलब है। क्या निर्माण रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट से प्रभावित है, यदि हाँ तो उसके लिए क्या सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ली गई है। मतलब जो पीडब्ल्यू की रोड से एनएचआई है, यहाँ पर रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट लागू होता है, जहाँ के एनओसी जिलाधिकारी होने से मिलती है, तो निर्माण का नक्शा जब पास होगा तब तो उसकी एनओसी ली गई होगी अगर ऐसी रोड पे स्थित है। लेकिन कंपाउंड करने के लिए भी आपको सक्षम प्राधिकारी जो लैंड कंट्रोल एक्ट के अधिकारी हैं, जिलाधिकारी महोदय, वहां से कंपाउंड के पहले भी एनओसी लेनी पड़ेगी। अगर एनओसी मिल जाती है तभी समन करेंगे, भले ही वो क्षेत्रफल के हिसाब से समनीय सीमा के अंतर्गत। निम्नलिखित अपराध समनीय नहीं होंगे, किसी भी परिस्थिति में कंपाउंड नहीं किए जा सकते। वो कौन कौन से हैं। सार्वजनिक व अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं, सेवाओं एवं उपयोगिताओं, ये लैंड यूज की बात हो रही। सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं, ये आपने मास्टर प्लान जब दूसरा जी ने पढ़ाया था, मास्टर प्लान में बताया हुआ लैंड यूज डिफरेंट क्या क्या लैंड यूज है। तो सार्वजनिक व अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं एक लैंड यूज, सेवाओं एवं उपयोगिताओं यथा सड़क, रेलवे लाइन, पार्क, ग्रीनवेल आदि द्वारा आरक्षित अथवा उनसे संबंधित भूमि पर किया गया निर्माण किसी भी तरह समनीय नहीं है। जोनल डेवलपमेंट प्लान या मास्टर प्लान या लेआउट प्लान या लीज प्लान में निर्धारित भूमियों के विपरीत किया गया निर्माण लैंड यूज का अगेंस्ट तो नहीं हो सकता, चाहे प्राइवेट लैंड हो चाहे अपने योजना के अंतर्गत हो, लैंड यूज के अगेंस्ट कोई निर्माण संबंधी किया जा सकता है। अवैध भू विभाजन जिसका नियमितीकरण नहीं हुआ है के अंतर्गत स्थित भूखंड पर अथवा भवन में किया गया निर्माण। अवैध भू विभाजन का क्या मतलब है, जैसे प्राइवेट लैंड पर लेआउट पास कराना होता है, बिल्डर को लेआउट पास करा लिया है, तब जो प्लॉट अंदर डेवलप हुए उन पर तो निर्माण समन किया जा सकता है, पास किया जा सकता है। लेकिन अवैध अनधिकृत डिवीजन का मतलब अवैध कानूनी, जहाँ का लेआउट पास नहीं है, उसके अंदर किसी भी प्लॉट का संबंध
नहीं किया जा सकता, ये समन की बात हो रही। वहां तो नक्शा ही नहीं पास किया जा सकता, तो क्यों नक्शे की बात अभी नहीं हो रही, समन की बात है। पहले नक्शे की बात कहते हो जानी चाहिए थी, कोई बात नहीं। तो वहां पे ना नक्शा पास किया जा सकता है ना समन किया जा सकता है। सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर बिना संबंधित विभाग की अनुमति से किया गया निर्माण, क्लियर है, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट लैंड है, किसी अन्य विभाग की भी है, तो वहां उस विभाग से अनुमति के बिना नहीं किया जाता। अनुमति मिलती नहीं, उसकी लैंड पे क्यों अनुमति मिलती। विवादित भूमि पर किया गया निर्माण, अगर किसी प्लॉट पे कोई केस चल रहा है, चाहे भले ही प्राधिकरण का प्लॉट हो या प्राइवेट लैंड हो, अगर उसमें कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो उस निर्माण, उस प्लॉट पर भी, उस भूमि पर भी कोई ना तो नक्शा पास किया जा सकता है, ना कोई समन किया जा सकता है। स्ट्रीट फ्लोर तथा पार्किंग एवं आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत किया गया निर्माण, स्ट्रीट फ्लोर पूरी तरह से पार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टील की जब परिभाषा आप पढ़ेंगे बिल्डिंग वायरल में, तो पार्किंग के स्थान पे कोई निर्माण कर लेंगे तो समन वैसे नहीं होगा, उपयोग के विपरीत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्किंग या स्ट्रीट फ्लोर के आरक्षित भूमि पर कोई भी निर्माण, लोग कैसे कहते हैं कि बेसमेंट में ऑफिस बना लिया, स्ट्रीट में कोई ऑफिस बना लिया और फिर कहते हैं इसको समन कर दो, तो वो समन नहीं हो सकता, वो पूरी तरह पार्किंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला क्षेत्रफल है। भूतल सहित 3 मंजिला से अधिक अथवा 12 मीटर से ऊंचे भवनों तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक भू आच्छादन युक्त अवस्थापना सुविधाओं के भवनों में भूकंप रोधी व्यवस्था के बिना किया गया निर्माण। जहां भूकंप रोधी व्यवस्था करनी अनिवार्य है बिल्डिंग वायरलेस के अनुसार, वहां पर भूकंप रोधी व्यवस्था या वहां की एनओसी के बिना किया गया कोई भी निर्माण समन नहीं किया जाएगा जब तक वहां से एनओसी नहीं आता है। 4 मंजिल से अधिक अथवा 15 मीटर एवं अधिक ऊंचाई के भवनों और विशेष भवन की परिभाषा बिल्डिंग वायरलेस में है, यहाँ पे नहीं है, बता रहे हैं। विशेष भवन में विशेष में कौन से आते हैं, जैसे शैक्षिक भवन, असेंबली भवन, संस्थागत भवन, औद्योगिक एवं संग्रहण भवन, संकट में उपयोग वाले भवनों तथा उपयोग वाले, इन सारे के अगर विस्तृत यूज वाले भी 1 में 2 यूज भी हो रहे हैं, ऐसे किसी भवनों में जिनका भू आच्छादन 500 वर्ग मीटर से अधिक हो, में फायर सेफ्टी के बिना, फायर सेफ्टी की व्यवस्था के बिना कोई भी निर्माण समन नहीं किया जाएगा। इसमें थोड़ी सी छूट भी दी गई है, मतलब छूट नहीं दी गई, और एक प्रतिबंध लगाया गया है कि सेटबैक में भी अगर बढ़ा हुआ निर्माण है तो उसमें फायर डिपार्टमेंट की एनओसी आना आवश्यक है कि फायर का उनका जो टेंडर आता है, गाड़ी आती है, उसको चारों तरफ घूमने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई में किया गया कोई भी निर्माण समन नहीं होगा, भले ही क्षेत्र के हिसाब से वो सभी से पूर्व निर्मित भवनों में ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन अथवा पुनर्निर्माण जिनके फलस्वरूप भू आच्छादन, एफआर, ऊंचाई, सेटबैक, भवन की दृढ़ता आदि प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हो में अग्निशमन प्राधिकारी से अनामत प्रमाण पत्र लिए बिना किया गया निर्माण। क्लियर, जैसे ऊपर था वो, ये इसमें कोई खास बात नहीं। भूखंडी विकास के अंतर्गत तलों की संख्या परिवर्तन किए बिना अनुमान 10% से अधिक ऊंचाई का निर्माण। प्लॉटेड डेवलपमेंट की बात हो रही, भूखंडी विकास का मतलब प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंतर्गत अगर इसमें तलों की संख्या का परिवर्तन नहीं भी करते, तलों की संख्या परिवर्तित हो जाएगी, मतलब 3 तल से अगर ज्यादा तल हैं तो वैसे ही नहीं कम्पाउंड होगा, वो तो हाइट निर्धारित है, स्टील की शायद 12.5 मीटर, बिना स्टील के 10.5 मीटर। लेकिन तलों की संख्या परिवर्तन नहीं भी की है, लेकिन अगर उसका ग्राउंड कवरेज 10% से अधिक बढ़ गया है तो भी ऐसा निर्माण 10% की सीमा से प्रतिबंधित रहेगा, उसके ऊपर का निर्माण। मतलब इसको थोड़ा समझिएगा कि सेटबैक में समनी सीमा आगे डिस्कस करेंगे। सेटबैक में आगे साइड में पीछे जो समनी सीमा है उसका समनी क्षेत्रफल का कैलकुलेशन करेंगे, निकालेंगे एरिया कितना आता है, उस एरिया का टोटल करेंगे, साइड सेटबैक, फ्रंट सेटबैक, रियर तीनों का कंपाउंडेबल एरिया निकालेंगे, उसका टोटल करेंगे। फिर उसकी जांच करेंगे कि टोटल जो सेटबैक का कंपाउंडेबल एरिया आया वो उसके टोटल ग्राउंड कवरेज, जो अर्बन ग्राउंड कवरेज है, उसके 10% की सीमा को एक्सीड नहीं करना चाहिए। सेटबैक के अंदर समनी सीमा का निर्धारण में ये प्रतिबंध पालन करना है कि टोटल सभी सेटबैक में समनी क्षेत्रफल जो है 10% भूखंड के अनुबंध ग्राउंड कवरेज से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे अनुबंध ग्राउंड कवरेज यहाँ 272 है तो 10% कितना हो, 27.2, 27.2 स्क्वायर मीटर से अधिक कंपाउंड नहीं होगा, भले ही समनी सीमा के हिसाब से क्षेत्रफल सेटबैक में 27.2 से अधिक आ रहा है। ये ठीक है। भूखंडी विकास के अंतर्गत निवासियों कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल, न्यूनतम चौड़ाई एवं आंतरिक ऊंचाई 10% से अधिक कम होने पर तथा ऐसे भवनों जिनमें मैकेनिकल वेंटिलेशन की
क्षेत्रफल भी निर्धारित है बिल्डिंग वायरलेस में, तो कमरे का क्षेत्रफल जो अनुमानता के अनुसार निर्धारित है उससे 10% तक कम है तो कंपाउंड कर देंगे। लेकिन कमरा बहुत छोटा कर लिया, 10% निर्धारित 10% की सीमा पार हो गई, मान लीजिए 100 वर्ग सामान्यतः 280 अंडर 3 मीटर है, न्यूनतम क्षेत्रफल उससे 10% गिरा लीजिए, उससे भी कम कर दिया तो वो कमरे की परिभाषा में नहीं आएगा, कंपाउंड नहीं होगा। इसी तरह जो लाइट एंड वेंटिलेशन का एरिया भी बिल्डिंग वालों ने डिफाइन है, कितना छोड़ना पड़ता है डक्ट के बाद। लाइट एंड वेंटिलेशन का जो रिक्वायर्ड एरिया है उस एरिया का 10% की सीमा तक कम हो गया तो कंपाउंड हो जाएगा, उससे ज्यादा कम कर लिया तो वो नहीं कंपाउंड होगा। ये माना जाएगा कि लाइट एंड वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, कंपाउंड नहीं होगा। हेरिटेज जोन संरक्षित स्मारकों तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्र अथवा प्रतिबंधित ऊंचाई वाले क्षेत्र में भवन की ऊंचाई का उल्लंघन स्वरूप किया गया निर्माण। अब ये कह रहे हैं कि जो हेरिटेज जोन है, जैसे यहाँ ये सब पुराने है ना हेरिटेज स्थल या स्मारक हैं, संरक्षित स्मारक जो गवर्नमेंट के साइड द्वारा संरक्षित है, या जो प्रतिबंधित ऊंचाई वाले क्षेत्र मतलब एयर फनेज जोन में आते हैं, कोई एयरपोर्ट है या एयरफोर्स का स्टेशन है जहाँ से हवाई जहाज उड़ता है तो उसका एयर फनेज जोन होता है। जैसे ये हवाई पट्टी ऐसे प्लेन उड़ के जा रहा है तो वो ऐसे ही उड़ेगा, ऐसे नहीं उड़ेगा, हवाई पट्टी निर्धारित होती, तो इसके एक एंगल के अंदर एयर फनेज जोन निर्धारित है, उसकी परिभाषा पूरे चार्ट बना हुआ पूरे इंडिया में। तो एयर फनेज जोन के अंतर्गत जितनी ऊंचाई अनुमान होगी उस ऊंचाई के अंतर्गत ही समन किया जाएगा, भले ही वहां पर अनुमानियता हमारी अभियान की अधिक हो रही है। जैसे इसमें छोटा है लेकिन ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग्स में अनुमानियता अधिक होगी कहीं भी, लेकिन अगर वहां से एनओसी नहीं मिलेगी तो उनकी प्रतिबंध के साथ ही अनुमान होगा। इसके बाद है भवन निर्माण एवं विकास उद्योग में निर्धारित मानकों के अनुसार अपेक्षित पार्किंग व्यवस्था न होने पर किया गया निर्माण। मतलब बिल्डिंग वालों ने किसी भी बिल्डिंग के लिए यूनिट के हिसाब से पार्किंग निर्धारित है। कमर्शियल के लिए अलग मानक है, कितनी पार्किंग चाहिए पर 100 स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया, रेजिडेंशियल के पर 100 स्क्वायर कवर्ड एरिया कितनी पार्किंग चाहिए। तो जो पार्किंग के मानक हैं वो मानक पूरे होने चाहिए कंपाउंडिंग का एरिया मिलाते हुए। अनुमानित जितना पास हुआ फिर आपने कंपाउंड कर दिया, कंपाउंड वाले एरिया के लिए भी रिक्वायर्ड पार्किंग वो मानक पूरे होने चाहिए तभी कंपाउंड किया जाएगा। तो अगर पार्किंग के मानक पूरे नहीं होंगे, जैसे मान लो कवर्ड एरिया 300 था, कंपाउंड हो गया 10% होगा 330 कर दिया, तो 30 स्क्वायर मीटर के लिए भी अगर पार्किंग रिक्वायर्ड है तो उतनी पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए तभी कंपाउंड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ग्रुप हाउसिंग तथा अन्य बहुमंजिले भवनों में सह स्वामित्व की भूमि एवं सर्व सामान्य सेवाओं हेतु आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत किया गया निर्माण। जो ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग है, मल्टीस्टोरी बिल्डिंग जो फ्लैट बने हुए हैं, उनमें जो कॉमन एरिया है, कॉमन स्पेसेस है, जैसे लिफ्ट का रूम है, प्लेग्राउंड है, पार्किंग जो लॉबी है ना, ऐसी जगह पर सह स्वामित्व की भूमि जहाँ कॉमन एरिया है ऐसी जगह पर किया गया कोई भी निर्माण कंपाउंड नहीं होगा। नेक्स्ट है 300 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के समस्त प्रकृति के भवनों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के बिना किया गया निर्माण। बिल्डिंग वालों में मैंडेटरी है, जियो है कि 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल किसी भी यूज के भवनों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी अनिवार्य है। अगर नहीं की गई है तो ऐसे निर्माण समझ नहीं किए हैं। नेक्स्ट है महायोजना जोनल प्लान लेआउट प्लान में चिन्हित अथवा राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब, जलाशय, नदी, नाले आपसे आच्छादित ऊपर किया गया निर्माण। वैसे नहीं होगा, गवर्नमेंट की लैंड है जहाँ पे भी तालाब, नदी, नाले महायोजना में चिन्हित है या रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, तहसील में है, वहाँ पर कोई भी निर्माण समझना तो पास ही नहीं होगा, तो समझ की बात ही नहीं। भवन निर्माण एवं विकास उद्योग अपेक्षा अनुसार कार्यात्मक भवनों तथा 500 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना की गई। जहाँ एक जियो है बिल्डिंग वालों में उसका उल्लेख है, जहाँ पर सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाना मैंडेटरी है, उनमें अगर सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम नहीं लगाएगा तो ऐसे निर्माण समझ नहीं किए जाएंगे। जन उपयोगी भवनों एवं सार्वजनिक सुरक्षा सुविधा स्थलों के अंतर्गत शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति की सुरक्षा, प्रियता तथा सुगम्यता हुई भवन निर्माण एवं विकास उद्योग अपेक्षाओं के उल्लंघन शुरू किया गया निर्माण। जैसे हॉस्पिटल है, सार्वजनिक सुविधा वाले स्थल है या कोई मीटिंग हॉल है, सिनेमा हॉल है, ऐसी जगहों पर विकलांग और अशक्त व्यक्तियों के लिए रैंप बनाना अनिवार्य है। उसका बिल्डिंग वाले ने उल्लेख किया है कितना एंगल पे बनेगा, कितना चौड़ा बनेगा। अगर ऐसे साधन के स्थलों पर रैंप का निर्माण नहीं किया गया, अशक्त निर्माण व्यक्तियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखा गया, तब भी वो निर्माण समझ नहीं किया जाएगा, भले वो बिल्डिंग नियम से अंतर्गत कैलकुलेशन से कंपाउंडेबल है। अब इन्होंने कहा कि कहाँ का विचार करके समझ से बना कर सकते हैं, ये भी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
ये महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु ये है कि हम कितना निर्माण समन कर